स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज है दिनांक 13 मार्च 2023 और आज के सेशन में हम डेली की तरह कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आप जानते ही हैं ये जो समाचार होते हैं, न्यूज़ होते हैं, आपकी जो परीक्षाओं की तैयारी है, चाहे आप यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, पीसीएस किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, सीटेट, एस्टेट, तो उसमें ये लाभकारी होते हैं, आपके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। साथ ही आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं पर पकड़ भी अच्छी बनती है। सबसे पहला टॉपिक है सेफ हार्बर एट रिस्क। दूसरा है यूजिंग यूक्रेन एज अ बेलवेदर इज अ पाथ टू ट्रेजिडी। तीसरा टॉपिक है आपका न्यू रियलिटी। चौथा टॉपिक है एडल्टरी एज मिसकंडक्ट एंड जुडिशियल म्यूजिंग्स। ठीक है, सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक सेफ हार्बर एट रिस्क। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बताऊंगा। ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, प्रस्तावित जो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 है उसको लेकर है, उस पर प्रभाव को लेकर है। रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट इंटरमीडिएरीज मस्ट नॉट इन्वॉल्व अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स। देखो, रेगुलेशन जो है इंटरनेट इंटरमीडिएरीज का, इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? इंटरनेट मध्यस्थ। जैसे कि मान लो आप फेसबुक का यूज करते हैं, या फिर व्हाट्सएप का करते हैं, ट्विटर का करते हैं, या फिर इंस्टा का करते हैं, तो ये सब हो गए इंटरनेट इंटरमीडिएरीज, इसे बोलते हैं इंटरनेट मध्यस्थ। तो इनका जो विनियमन है, इसमें किसी प्रकार की अनुचित आवश्यकताएं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये शामिल नहीं होने चाहिए। और मैं जो बच्चों कुछ वर्ड्स बताता जाता हूँ हिंदी में, उसको आप ज़रूर अपने नोटबुक में उसे नोट कर लें। पेन और नोटबुक के साथ अवश्य बैठें इस सेशन में। इनफॉर्मली आउटलाइनिंग द क्रक्स ऑफ प्रोपोज डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। देखो, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के बारे में बात करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट है आईटी, राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने मतलब रोबस्ट प्लेसमेंट जो है आईटी एक्ट 2000 की बात की कि 2023 वाला जो है ये मतलब एक्ट जो है प्रोपोज डिजिटल इंडिया एक्ट, वो बहुत ही अच्छा है। ही ominously added a question that government sought to revisit should there be a safe harbor at all for all intermediaries. This acquires significance as the government has been working towards increasing the compliance burden on internet intermediaries, in particular in the IT rules 2021 एंड इट्स लेटर अमेंडमेंट्स। देखो, ये सब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सिग्निफिकेंस इसका इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार जो है ना, इस पर काम कर रही है कि जो इंटरनेट मध्यस्थ हैं उन पर जो कंप्लायंस बर्डन है, जो अनुपालन का जो बर्डन है, उसको बढ़ाया जाए। खासकर इन पर ये जो देखा गया है आईटी रूल्स 2021 में, और बाद में जो संशोधन हुए हैं इसमें देखा गया है कि सरकार ने अनुपालन बोझ इन पर बढ़ाए हैं, अनुपालन नियम बढ़ाए हैं। ये रूल जो है themselves had put the onus on social media intermediaries to arbitrate on content on their platforms with regulation that were weighted in favor for the government of the day, and had invited legal appeals as digital news media platforms among others questioned the constitutionality of the rules. ये जो रूल है ना, these rule themselves had put the on the onus on social media intermediary। देखो, ये जो नियम है, ठीक है, यहाँ पे ये नियम की, इन नियमों की बात की जा रही है। ठीक, इन्हें सोशल मीडिया जो मध्यस्थ हैं, इस पर अपने प्लेटफॉर्म, इनके जो इसमें सोशल मीडिया जो मध्यस्थ हैं, जो इनके जो प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट है उसकी मध्यस्थता करने का दायित्व डाल दिया था, उस पर निर्णय लेने का दायित्व डाल दिया था। ठीक है, और दूसरी बात कि जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उसको लेकर के अपील भी एक तरह से देखी गई थी। ठीक है, इसने एक तरह से अपील इस तरह की मतलब की थी, हैड, यहाँ पे देखो मेंशन है, ये हैड इनवाइटेड लीगल अपील्स देखी गई थी एज डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अमंग अदर्स, क्योंकि डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म जो थे उसने क्या किया था, इस रूल की वैधता को लेकर की संवैधानिकता को लेकर चुनौती दी थी, या फिर क्वेश्चन उठाए थे उसको लेकर। मीनवाइल देखो, अमेंडमेंट जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसमें कहा गया कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो कमेटी है, सरकार के द्वारा नियुक्त जो समिति है, वो इस पर निर्णय लेगी। किस पर? इंडिविजुअल यूजर का जो अपील होगा, है ना, किस पर अपील होगा? तो इन जो मध्यस्थ हैं, इनके जो निर्णय होंगे, मॉडरेशन निर्णय, उसके खिलाफ जो किसी यूजर का अपील होगा ना, तो उसके खिलाफ जो सुनेगी, जो उस पर जो निर्णय जो लेगी, तो ये कमेटी लेगी, सरकार के द्वारा नियुक्त जो कमेटी होगी वो लेगी। ठीक, जनवरी 2023 की बात करें तो आईटी मिनिस्ट्री जो है वो प्रोपोज्ड एन अमेंडमेंट, उसने अमेंडमेंट लाया है ना,
कि जो सोशल मीडिया कंटेंट जो है ना, जो ऐसे कंटेंट जिसको कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या किसी सरकारी एजेंसी ने फेक या फॉल्स कर दिया है, उसको वापस हटा दिया जाए, उस प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। दिस इन टर्न हैड ऑलरेडी पुट द सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस फॉर इंटरमीडिएट एट मच रिस्क। इससे क्या हो गया कि ऑलरेडी जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस है मध्यस्थों के लिए, वो रिस्क में आ गया, जोखिम में आ गया। रेगुलेशन जो है हेट स्पीच का और डिस इन्फॉर्मेशन का। हेट स्पीच होता है किसी समुदाय को टारगेट करना, है ना, गलत व्यवहार के साथ किसी जाति वर्ग को टारगेट करना। डिस इन्फॉर्मेशन हुआ भ्रामक प्रचार, जो गलत सूचना होती है इंटरनेट पर, उसको हटाना या नियमन करना उसका बहुत ज़रूरी है। हेट स्पीच या डिस इन्फॉर्मेशन का नियमन बहुत ज़रूरी है। एंड जो मध्यस्थ है जिसमें डिजिटल न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं, उनकी भूमिका तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है इसमें निपटने के लिए। आईटी रूल्स जो है, स्पेसिफिकेशंस की बात करूं कि जो यूजर को उसमें क्या है, आईटी रूल्स स्पेसिफिकेशंस जो है उसमें यूजर को पहले नोटिस दिया जाता है ना, सूचना दी जाती है कि आपके कंटेंट को हम हटा रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर इंटरमीडिएट टू कम अप विद पीरियोडिक कंप्लायंस रिपोर्ट्स आर वेल टेकन। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जो है शुड नॉट शट डाउन यूजर्स पोस्ट। सोशल मीडिया जो मध्यस्थ है उसको यूजर के पोस्ट को हटाना नहीं चाहिए या कम्युनिकेशन को, अगर मान लो वो पब्लिक हित में नहीं हो। तो पब्लिक हित में हो तब तो हटा ही देना चाहिए, है ना, अगर सार्वजनिक हित में हो तो। अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं बनती है तो नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि इससे फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आएंगे इसके, है ना, नहीं तो कानूनी भी परिणाम देखने को मिलेंगे इसके कुछ। बट केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट, लेकिन केयर उस पर होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स है इंटरमीडिएट के लिए वो बेवजह, है ना, दंडात्मक या कुछ ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए, जिससे कि प्रिंसिपल ऑफ हार्बर का सिद्धांत है ना वो समाप्त हो जाता है, उस पर मतलब खतरा आ जाता है एक तरह से। देयर इज अ लेजिटिमेट कंसर्न, ये कंसर्न बिल्कुल वैध है कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से मतलब क्रिटिकल ओपिनियन को या फिर असहमति को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या न्यूज पर मौजूद हैं, सोशल न्यूज पर, उसको हटाने के प्रति सरकार काफ़ी सचेत रही है, बजाय हेट स्पीच या भ्रामक प्रचार को, भ्रामक सूचना को, है ना। भ्रामक सूचना या हेट स्पीच के मामले में सरकार उतनी सक्रिय नहीं दिखी है जितनी कि इसमें दिखी है। जब कुछ असहमति वाले स्टेटमेंट रहे हैं या असहमति वाले विचार रहे हैं, उसको हटाने में सरकार ने ज़्यादा सक्रियता दिखाई है। विच इन मेनी केसेज हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, जो काफ़ी जगह देखा गया है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। सेफ हार्बर प्रोविजंस जो है पर्टिकुलर सेक्शन 230 ऑफ यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट 1996 की बात करूं, उसमें कहा गया है कि ऑनलाइन सर्विसेज को ना यूजर जनरेटेड कंटेंट के संबंध में प्रोटेक्शन है, ठीक है। जो यूजर ने कंटेंट तैयार किए हैं उसके संबंध में प्रोटेक्शन है, ठीक है, संरक्षा है उसे। वाइल मॉडर्न रेगुलेशन की बात करूं, जहां पे दुष्प्रचार, मिस इन्फॉर्मेशन से डील करने के लिए, निपटने के लिए, या समस्याग्रस्त प्रॉब्लमेटिक कंटेंट से निपटने के लिए, और जो न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट है, नए प्रकार का जो इंटरनेट है, नया समय जो है, उसके दुष्परिणामों या विपरीत परिणामों से निपटने के लिए, ठीक है, मतलब मॉडर्न रेगुलेशन चाहिए, ठीक। तो दे शुड स्टिल रिमेन फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ हार्बर विदाउट वाइटिंग डाउन देयर कोड। उसमें क्या है, सेफ दे शुड स्टिल रिटेन, है ना, तब रिटेन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेफ हार्बर। उसमें यह है कि जो सेफ हार्बर का सिद्धांत है ना उसको बनाए रखा जाना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तो सेफ हार्बर का सिद्धांत मायने रखता है, उसको साथ में रखा जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा जो है यूजिंग यूक्रेन एज अ बेलवेदर इज अ पाथ टू ट्रेजिडी। देखो यूक्रेन को ना आप एक तरह से आप इस प्रकार लोगे कि यूक्रेन संकट जो है आप उसको अगर इस तरह से लोगे कि कुछ देशों के लिए, देखो यूक्रेन संकट में क्या हुआ है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ पहले स्थिति क्या है। यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया, हमला किया, ठीक है। तो यूक्रेन की कुछ देशों ने सहायता की और यूक्रेन ने रूस का डटकर मुकाबला किया। तो इसमें ना इसे उन देशों की जीत के रूप में देखा गया जिसने यूक्रेन की सहायता की थी। तो कहने का मतलब यूक्रेन को आप इस तरह से मत लें कि कुछ ज़्यादा ही आपके लिए मायने रखता है, यूक्रेन संकट आपको कुछ ज़्यादा ही सफलता मिल गई है, उसे अपने आप की जीत के रूप में न लें, जो कि इज अ पाथ टू ट्रेजिडी, जो कि ट्रेजिडी का मार्ग हुआ एक तरह से, ठीक है। यूक्रेन संकट को जितना जल्दी खत्म किया जाए और फिर से सामंजस्य बहाल किया जाए वो अति महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखो क्या है। यूक्रेन एंड द वॉर इन यूरोप इज हार्डली अ लैबोरेटरी फॉर सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स एल्सवेयर। देयर इज मच साउंड एंड फ्यूरी। देखो मच साउंड एंड फ्यूरी, अत्यधिक शोर है और रोष भी है। कहाँ पर? यूक्रेन के चारों ओर इन दिनों
बट इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू डेसिफर द ट्रूथ, लेकिन सत्य को समझना मुश्किल होता जा रहा है। और सत्य जो है ना, जो कि बिल्कुल विवादित, एक सत्य ऐसा है इन घटनाओं के बीच जो हो रहा है, नॉट डिस्प्यूटेड, मतलब विवादित नहीं है, कि यूक्रेन इज इंडीड इंगेज इन अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यूक्रेन ना वास्तविक रूप से अस्तित्व के लिए संघर्ष में लगा हुआ है, ठीक है। बाकी देश जो है वो तो सहायता कर रहे हैं उसकी, नॉट विद स्टैंडिंग इट्स हेरोइक स्ट्रगल। देखो हेरोइक स्ट्रगल है, बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष चल रहा है, उसके बावजूद एक तरह से समझने वाली बात है कि यूक्रेन वॉर जो है ना, और वर्तमान परिदृश्य की आप बात करें तो इसमें जो रसिया जो है ना, रसिया का जो है कि रसिया ने एक तरह से इस तरह की वर्तमान पे परिस्थिति कर दी है कि उसने अपने एनहेंस्ड एरियल अटैक्स, मतलब बढ़े हुए हवाई हमले किए हैं, है ना। उसने अपने हवाई हमलों की जो वो है, आई मीन जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है, और उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल तक का यूज उसने कर दिया है। कंसिक्वेंटली देखो, आप अगर यूक्रेन लोगों की जो तारीफ की ही जाए, लेकिन सीरियस जो अटेम्प्ट्स हैं जो यूरोप के अंदर किए जा रहे हैं, जिसमें कि फ्रांस है, जर्मनी है और यूके है, वो चाह रहे हैं कि लड़ाई को खत्म किया जाए। नीदर साइड इज लाइकली टू बी एबल टू क्लेम अ डिसिसिव विक्ट्री। देखो कोई भी जो पक्ष है यूक्रेन का, जैसे यूक्रेन है, रूस है, कोई भी निर्णायक जीत हासिल करने में सक्षम नहीं है ना। दोनों अटके पड़े हैं। एंड एनी एक्सपेक्टेशन, और ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन या अनुमान कि रूस जो है उसे मजबूर किया जाएगा कि वो पीछे हट जाए जहां तक वो जीत चुका है, ये कंसिडर्ड एक्सट्रीमली रिमोट, ये काफ़ी दूर है, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरोप के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन यूरोप। सेवरल जो अदर रीजन्स है जो कि आप देख सकते हो एड्यूस्ड फॉर यूरोप्स करंट माइंडसेट। पहला है कि नॉट टू स्टैंडिंग द जनरस सप्लाई ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स। देखो जो अमेरिका जो है फ्रॉम यूएस, अमेरिका से यूरोप को अत्याधुनिक हथियार सप्लाई होते हैं, उसके बावजूद भी यूरोप इज पेनफुली अवेयर कि यूरोप बिल्कुल सहमत है इस बात से, है ना, चाहे कष्ट कष्ट से ही सहमत है कि इट रिमेन्स इंटायरली एट द मर्सी ऑफ एन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की दया पर है, एक तरह से समझो, उसकी एक तरह से उसके सहयोग पर निर्भर है, और वर्तमान में अमेरिका पर भी निर्भर है। यूरोप का जो डिफेंस इंडस्ट्री है कंटिन्यूज टू रिमेन एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, वो काफ़ी मतलब एक तरह से नाजुक है, उतनी सक्रिय अवस्था में नहीं है। एंड प्रोस्पेक्ट्स दैट दिस वुड चेंज अपीयर रिमोट, और इसमें बदलाव जो है ना वो काफ़ी दूर तक नहीं दिखाई देता है। दस परपेचुएटिंग यूरोप्स डिपेंडेंस ऑन द यूएस, और इस प्रकार ना यूरोप की निर्भरता जो है अमेरिका पर बनी रहेगी, नाटो पर बनी रहेगी, और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी बनी रहेगी। यूरोप को नुकसान हो रहा है। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड स्टेलमेट, और जो लंबा जो गतिरोध चलेगा, एंड द वॉर विदाउट एंड, और ऐसी लड़ाई जिसका अंत नहीं होगा, हाईली डाउंटिंग, काफ़ी भयावह है, ठीक है। अपीयर्स हाईली डाउंटिंग, चिंताजनक है। यूरोपियन लीडर्स, जिसमें कि जर्मनी की चांसलर शामिल हैं, ठीक है, आर नाउ इंगेजिंग इन क्वाइट डिप्लोमेसी, ये क्वाइट डिप्लोमेसी में शामिल हुई हैं, ठीक है, कि लड़ाई को खत्म किया जाए। ये खासकर ये लोग दिखाना नहीं चाहते कि यूरोप को मतलब कंप्रोमाइज नहीं कोई करना पड़े, लेकिन ये क्वाइट डिप्लोमेसी में शामिल है कि लड़ाई को खत्म किया जाए। What has become all too evident, क्या स्पष्ट है मीनवाइल कि यूरोप बट ऑल्सो टू मच ऑफ द वर्ल्ड इज दैट द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज कन्विंसिंगली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट यूएस हैज वाज द डिफेंडर ऑफ द यूरोप। अब देखो यूरोप की बात नहीं की, पूरी दुनिया ने देखा है, समझा है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के समय में, यूक्रेन संघर्ष के समय में देखा जाए तो बात स्पष्ट है बिल्कुल कि यूएस जो है ना वो यूरोप का वास्तविक रक्षक है, एंड इन द मैनर नॉट सीन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। और इस प्रकार से देखो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद से मतलब जो नहीं देखा गया था वर्तमान समय में देखा गया है, ठीक है। चलो हम अपने नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे आप देखो ये कि फॉर्मली entrenched in the people's psyche that without US Europe would neither have come together nor provided Ukraine with whatever support it needed to resist Russia's invasion of Ukraine। देखो दूसरी बात यहाँ पे ये एक और है कि यूरोप ना अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करता तो क्या होता, अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करता तो जो यूक्रेन को जो रशिया के खिलाफ है ना जो सहायता दे रहा है यूरोप, वो नहीं दे पाता, पॉसिबल नहीं था इसके लिए, है ना। और दूसरी बात कन्विंसिंग जो डिमोन्स्ट्रेशन है यूएस सुपरियोरिटी का रशियन यूक्रेन के बीच में इन रिगार्ड टू सोल्जर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो एक है सोल्जर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कंधे पर से रख के वो मिसाइल फायर की जाती है। एंटी टैंक वेपन्स है जैसे कि जैवलिन है, और लॉन्चर्स है जैसे कि हिमरस है,
ठीक है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम है। तो ये सब ना, इससे क्या हुआ है कि यूएस को पता चला है कि भाई यूएस की जो हथियार है ना, वो जो है वो अमेरिका के हथियार जो है वो रूस पे भारी पड़ रहे हैं। तो अमेरिका को एक तरह से क्या हुआ है, एडिशनल कॉन्फिडेंस आया है, अतिरिक्त आत्मविश्वास आया है। ठीक है, in turn, this kind of thinking might well lead them to the next stage of convincing the world that US today can step up any challenge to its supremacy। और इससे देखो, इस प्रकार की सोच अगर अमेरिका के पास वर्तमान में आ गई ना, या आई है ना, तो वो ये सोच रहा है ना कि वो दुनिया को इस प्रकार से समझा पाएगा कि अमेरिका ना, वर्तमान में जो अमेरिका की सर्वोच्चता के सामने अगर कोई संकट आएगा तो अमेरिका उससे आसानी से निपट सकता है ना। अमेरिका इस तरह का मैसेज देना चाहेगा। अब वर्तमान स्थिति जो है ना, इज प्रेग्नेंट विद मेनी पॉसिबिलिटीज। वर्तमान परिस्थितियों के वर्तमान जो स्थिति है उसकी जो उसके गर्भ में है ना, उसके अंदर उसमें जो निहित है, कई तरह की संभावनाएं निहित हैं, कई तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यूक्रेन का जो एडवेंचर है या मिस एडवेंचर है, जहाँ की हेल्पिंग द यूएस टू इरेज इमेजेस ऑफ इट्स रिट्रीट फ्रॉम अफगानिस्तान। देखो अमेरिका क्या हुआ था, अफगानिस्तान से रिट्रीट किया था, वापस भागा था, वापस निकला था। तो अमेरिका की छवि प्रभावित हुई थी। अमेरिका की जो वैश्विक छवि है, विश्व स्तर पर जो वर्ल्ड वाली छवि है, वर्ल्ड पावर की, वो प्रभावित हुई थी। लेकिन वर्तमान में जो इसने रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है, उसमें जो यूक्रेन की सहायता की है और यूक्रेन ने जिस प्रकार से सामना किया है उसका, तो अमेरिका की छवि बिल्कुल एक तरह से वापस अमेरिका उस छवि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और अफगानिस्तान से निकलने के बाद जो छवि इसकी धूमिल हुई थी उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। बहुत द राइट एंड रॉन्ग लेसन्स, जो कि राइट एंड रॉन्ग लेसन्स हैं ना, सही गलत लेसन्स जो है जो आज मिल सकते हैं उसको, इट कुड इनकरेज अ यूएस प्लस विद इट्स रिसेंट सक्सेस इन यूरोप। यूरोप में जो यूएस को सफलता मिली है उससे ये आनंदित हो सकता है और ये सोच सकता है कि जो मतलब अगर देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ अ नेशन व्हिच इट एक्सप्लॉइटेड एट द राइट टाइम कैन लीड टू सक्सेस, कि इसे सफलता मिली है और इसे आगे ये बनाए रखना चाहेगा अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम। देखो, और दूसरी बात क्या है, ऐसे ये जो रीजनिंग है ना, ये तर्क जो है ना, कुड ऑल्सो प्रूव डेंजरस, ये मतलब घातक भी सिद्ध हो सकती है। अमेरिका बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। ठीक है, यूक्रेन एंड वॉर जो है, यूक्रेन और लड़ाई जो है ना यूरोप में, इज हार्डली और लेबोरेटरी है ना, ये एक तरह से लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है फॉर सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स एल्सवेयर, कि ऐसे ही प्रयोग कहीं और हो सकते हैं। कई देश देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लो इस तरह की लड़ाई कहीं और देखने को मिल सकती है। ठीक, और यूएस जो है, जो यहाँ पे किया है कि अमेरिका यूक्रेन में जो यूएस को एक तरह से सफलता मिली है, जहाँ पे बिना किसी अमेरिकी नागरिक को नुकसान पहुँचे हुए सफलता मिली है, तो इसे ये समझ सकता है कि भाई हमें एक तरह से सर्वोच्चता मिली है और हमारे लिए फायदे कारक है। दूसरी बात, अगर मैं चीन के संदर्भ में बात करूँ, देखो चीन और यूएस के बीच टकराव चल रहा है। डेफिनेटली चीन जो है यूक्रेन नहीं है। ठीक है, और फॉर दैट, और उसके लिए मैटर रसिया और एशिया जो है यूरोप नहीं है। व्हाट हैज टेकन प्लेस इन यूक्रेन, जो यूक्रेन में हुआ है और यूरोप में हुआ है, कैन नॉट बी बेल वेदर फॉर व्हाट माइट हैपन इफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना इन द इंडो पैसिफिक वॉर टू टेक प्लेस। अगर चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, इंडो पैसिफिक में, तो वहाँ पे ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। चीन का जो रुख है उसकी बात कर लेते हैं, चाइनाज स्ट्रॉन्ग स्टैंस। अगर बात करूँ चीन की, तो चीन बिल्कुल चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। चीन जो है वो हर एक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। वो बिल्कुल ही शांत या मतलब शिथिल नहीं बैठा हुआ है। लैंग्वेज जो यूज किए गए हैं चाइना के द्वारा, है ना, द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड बाय चाइना टुडे इज, वो बिल्कुल भी हार्ड शीट है, बड़े कड़े हैं, और डायरेक्ट वो नाम ले रहा है अमेरिका का। ठीक है, अलेजिंग द यूएस, वो अमेरिका पे आरोप लगा रहा है कि अमेरिका किस में शामिल है, सप्रेशन एंड कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अमेरिका चीन को घेरने में, दबाने में लगा हुआ है। इट हैज वार्न्ड दैट, चीन ने चेतावनी दी है, अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता है, अगर अमेरिका ब्रेक नहीं लगाता है अपने आप को, और ऐसे ही कहानी करता रहा है ना, ऐसे ही कहानी घटता रहेगा और चीन के हितों को नुकसान पहुंचाता रहेगा, गलत रास्ते पे चलता रहेगा, तो नो अमाउंट ऑफ गार्डरेल्स कैन प्रिवेंट डिरेलमेंट। तो कोई भी परिस्थिति संबंधों को पटरी पर से उतरने से रोक नहीं पाएगी, जिससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन, संघर्ष होगा, टकराव होगा। चीन के जो राष्ट्रपति हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग,
फॉर हिज पार्ट अपने एंड से उन्होंने कहा है डायरेक्ट एक्यूज द यूएस, उन्होंने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया और पश्चिमी देशों पर भी आरोप लगाया कि जो चीन के चारों ओर जो घेराबंदी एक तरह से की जा रही है, चीन पे दबाव बनाया जा रहा है या फिर उससे उस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो उसके लिए ना उसके लिए जो है कि मतलब अमेरिका की उन्होंने आलोचना की, ठीक है, और पश्चिमी देशों की आलोचना की कि चीन को बेवजह ये लोग परेशान कर रहे हैं और चीन चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। हमारा जो है अब देखो मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स, कई सारे स्टेटमेंट जो है कब दिए गए, नेशनल पीपल्स का जो कांग्रेस की जो मीटिंग थी अर्लियर दिस वक्त उसमें दी गई, जिसमें चीन के जो नए अपॉइंटेड नए नवनियुक्त जो विदेश मंत्री हैं क्वीन गैंग, उन्होंने डायरेक्ट है ना ओपनली अक्यूजिंग द यूएस, उन्होंने डायरेक्ट यूएस पर आरोप लगाया कि यूएस जो है अमेरिका जो है वो चीन को घेरने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, किसके जरिए, तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के जरिए। और उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है ना वो एशिया पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो, ये एशिया पैसिफिक वर्जन है किसका, नाटो का। ठीक है, एंड हुज रियल पर्पस वाज टू इनसर्कल चाइना, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, चीन को घेरना है। चाइनीज क्रिटिसिज्म, चीन का जो आलोचना है चीन की तरफ से टू बी यूजुअली ऑब्ट्यूज एंड सेल्डम डायरेक्ट बट इट हैज बीन अनयूजुअली forthright this time, prompting concern that China may be getting ready for a direct next slide please, yeah, for a direct confront। देखो वर्तमान जो चीन की तरफ से जो वर्तमान बयान आ रहे हैं, जो परिस्थिति दिखाई दे रही है हमें, उससे हमें पता चलता है कि चीन बिल्कुल डायरेक्ट यूएस के साथ डायरेक्ट टकराव के लिए तैयार है। सो एज टू इफेक्टिवली थ्वाट अ यूएस एफर्ट टू रिस्टोर इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन वर्ल्ड अफेयर्स। और दूसरी बात, एक तरह से धमकी है यूएस के प्रयास के सामने, चेतावनी है, एक तरह से रुकावट है कि यूएस जो अमेरिका जो वैश्विक पटल पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, वापस पाना चाहता है, उसके सामने एक रोड़ा है ये चीन का रुख। ठीक है, एडिंग ग्रेस टू सच कंसर्न्स इन द चाइनीज लीडर शी जिनपिंग्स कॉल टू डेलीगेट्स। अब देखो डेलीगेट्स ने जो एनपीसी को रिसेंट एनपीसी को अटेंड किया, उन्होंने उसमें चाइनीज लीडर शी जिनपिंग ने क्या कहा, आह्वान क्या किया कि अपने नेशनल स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, हमें अपनी राष्ट्रीय जो सामरिक क्षमता है उसको बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, हमें सिस्टमेटिकली अपग्रेड करना है, किसको, अपने देश की ओवरऑल स्ट्रेंथ को अपग्रेड करना है, आगे बढ़ाना, देश की जो समग्र क्षमता है उसको आगे बढ़ाना है। किसने कहा, शी जिनपिंग ने कहा एनपीसी में, है ना। और अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो मतलब रणनीतिक हित हैं, उसको सुरक्षित करना है। ठीक है, और उसको समझना भी है। ताइवान जो है वो फ्लैश पॉइंट बना रहेगा इंडो पैसिफिक में। ठीक है, फर्दर एग्रावेटेड बाय द रिपीटेड विजिट्स इन द रिसेंट वीक्स ऑफ टॉप यूएस मिलिट्री लीडर्स टू ताइवान। देखो वर्तमान जो अभी हालिया सप्ताहों में क्या है, यूएस जो मिलिट्री लीडर्स हैं, यूएस जो मिलिट्री के जो नेता हैं, वो ताइवान में विजिट करते रहेंगे। उससे क्या होगा, तनाव एक तरह से देखने को मिल सकता है आपको यूएस और चीन के संबंधों में। न्यूअर टेंशंस आर एडिंग फ्रेश ग्रिस टू पॉसिबिलिटीज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, जिससे क्या टकराव होगा अब इंडो पैसिफिक के दूसरे क्षेत्रों में। US claims in the wake of the Ukraine conflict of defeating all comers could instigate more tensions that lead to a conflict which comes perilously close to an open confrontation culminating in a war। ठीक है, तो बात यहाँ पे साफ है। देखो लड़ाई जो है किसी चीज़ का समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थिति तो संकटमय बनी हुई है। ऑल वॉर्स स्टार्ट टू द मिस रीडिंग, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। सभी लड़ाइयाँ जो है वो मिस रीडिंग के जरिए स्टार्ट होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए स्टार्ट होती हैं ऑफ द इंटेंशंस ऑफ द अदर साइड। जो दूसरा पक्ष है ना, वो गलत तरीके से सामने वाले पक्ष को समझता है, उसके बारे में सोचता है, तो वहीं से लड़ाई शुरू होती है। यूएस का जो सक्सेस है, अमेरिका की जो सफलता है इन असिस्टिंग यूक्रेन टू विथस्टैंड द रशियन ऑफेंसिवनेस एंड इंसिडेंटली अंडरमाइनिंग रशियाज इमेज ऑफ बीइंग अ काइंड ऑफ सुपर पावर यूरोप। देखो पहली बात कि यूएस को सफलता मिली है किसमें, यूक्रेन ने जो रूस को रोका अपने क्षेत्र में, है ना, तो उससे क्या हुआ, तो उसमें अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता की, तो अमेरिका को सफलता मिली, अमेरिका इसका श्रेय ले रहा है। और अमेरिका को इसमें भी सफलता मिली कि उसने जो यूरोप में जो रूस की छवि है सुपर पावर की, उसको कम करने में भी सफलता मिली है। अपीयर्स टू इंकरेजिंग, वो अमेरिका को एक तरह से देखो कि मतलब इनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, और कुछ दूसरे वेस्टर्न पावर्स है ना, पश्चिमी शक्तियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो क्या करें, रीडिफाइन करें, है ना, ग्लोबल पावर इक्वेशन, वो जो वैश्विक शक्ति समीकरण है उसको पुनर्परिभाषित करें एंड सीक अ रिटर्न टू द पोस्ट 1945 पीरियड इन वर्ल्ड अफेयर्स, और वैश्विक मामलों में ना 1945 के बाद की अवधि को लाएं, उसकी वापसी को इंगित करें।
आफ्टर यूरोप द टारगेट अपियर्स टू बी चाइना। यूरोप के बाद ऐसा हो सकता है कि अगला जो लक्ष्य है इन देशों का वो चीन हो सकता है। इट वुड हाउएवर बी अ ग्रोस मिस रीडिंग ऑफ द सिचुएशन। अगर ऐसा होता है तो एक ग्रॉस मिस रीडिंग होगी सिचुएशन की, स्थिति की, ठीक है। ये गलत तरीके से स्थिति को समझेंगे, क्योंकि अमेरिका जो है ना, इफ द यूएस वर टू अटेम्प्ट द कंटेनमेंट ऑफ चाइना एट दिस टाइम, अगर अमेरिका चीन को इसमें घेरने का प्रयास करता है, प्लस विद इट्स सक्सेस इन यूरोप, जो कि अमेरिका यूरोप में अपनी सफलता से बिल्कुल आत्ममुग्ध है इस समय, है ना। अमेरिका भी सोच रहा है कि अरे वो सफल ही सफल है। अगर वो अगर अब चीन के सामने कोई रोड़ा बनता है या कोई समस्या क्रिएट करता है और उसे एंड प्रोवोकिंग रिटेलिएशन एल्सवेयर, उससे क्या होगा, रिटेलिएशन होगा। उससे क्या होगा, दस पेविंग अ वे फॉर अ न्यू वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट। उससे क्या होगा कि वैश्विक संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो जाएगा, ठीक है। इट कुड टर्न आउट टू बी अ ट्रेजेडी ऑफ गिगेंटिक प्रोपोर्शन। इससे क्या होगा, बड़े अनुपात वाली घटना देखी जाएगी, ट्रेजेडी होगी। तो अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को सफलता मिली है, लेकिन अमेरिका को इस लड़ाई को यहीं पर रोक देना चाहिए और इस समस्या का निदान करना चाहिए। बशर्ते अब इसे अमेरिका को अब इन चीज़ों को किसी दूसरे क्षेत्र में अप्लाई नहीं करना चाहिए। खासकर भारत का जो रुख है, भारत ने हमेशा कहा है कि युद्ध जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सभी पक्ष आपस में बैठें और बातें करें और मामले को सुलझाएं, ठीक है। बातचीत ही सभी समस्याओं का समाधान है और अमेरिका को भी वैश्विक जो हित है उसको आगे देखते हुए, उसको सामने रखते हुए, विश्व कल्याण की बात करते हुए, न कि अपने हित को साधते हुए आगे आना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए, ठीक है। पहल, एटलीस्ट पहल करनी चाहिए, है ना, कि स्थिति वापस सुधरे। और बाकी दुनिया के जो अन्य देश हैं, खासकर जो अमेरिका के अलावा जो पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका के सहयोगी हैं, वे भी पहल कर सकते हैं, जिससे कि इस समस्या का वास्तविक समाधान तुरंत हो, जल्दी हो, ठीक है। खासकर अगर ये ऐसा करते रहेंगे, रूस के खिलाफ इनका रुख रहेगा, तो डेफिनेटली रूस क्या है, अगर मान लो अमेरिका रूस के खिलाफ ऐसे करता रहा, पश्चिमी देश करते रहे, तो रूस चीन के साथ मिलेगा और उसके क्लोज जाएगा। वैसे ही चीन के क्लोज वो जा चुका है ना, चीन के नज़दीक वो जा चुका है। लेकिन ऐसे में क्या होगा, ऐसे में टकराव और देखने को मिलेगा और वैश्विक टकराव जो है ना, किसी के लिए भी अनुकूल नहीं है। खासकर वर्तमान ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में सभी देश साथ मिलकर बढ़ें, आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहयोग करें, उसी में सभी देशों का कल्याण है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने इसको पढ़ा, हमने इसको समझा। पहला पढ़ा हमने, एक पढ़ा था इंटरमीडिएरीज वाला है, जो इंटरनेट इंटरमीडिएरीज हैं, जिसमें कि इंटरनेट मध्यस्थ, अर्थात कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए या जो न्यूज़ प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया आपका, ट्विटर हो गया, उसके बाद फिर इंस्टा हो गया, इंस्टाग्राम, और भी सारे, और भी कई सारे हैं। उसके बाद फिर उनके विनियमन की बात थी और उसके बाद हमारा आईआर का टॉपिक था, इंटरनेशनल रिलेशन का था, कि वर्तमान यूक्रेन संकट है वो संकट नए संकटों को जन्म दे सकता है, ठीक है। खासकर कुछ देश जो हैं अति आह्लादित होकर, अति अपने आप में कुछ ज़्यादा ही खुश होकर, कुछ ज़्यादा ही आत्ममुग्ध होकर कुछ नई समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। तो इस पर हमने पढ़ा, समझा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। खासकर अगर मान लो कोई सुझाव है आपकी तरफ से, कोई टिप्पणियाँ हैं, तो हमें अवश्य बताएं। और कल फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।